पीएससी वो शो है जिसमें आप चुनावों को देखते हैं आंकड़ों के लेंस से, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, उसकी लोकप्रियता का पैटर्न क्या पहले रहा है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर गोता खाते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल पर ईडी के शिकंजा कसने के बाद इस बात पर है कि क्या विपक्षी पार्टियों पर असर पड़ेगा अगर सरकार उन्हें टारगेट करती है। यह उनका आरोप है कि जानबूझकर साजिश के तहत हमें टारगेट किया जाता है, तो क्या उनको इसका फायदा मिलेगा विक्टिम कार्ड के तौर पर, या फिर सरकार इस बात को बल देने में कामयाब हो जाएगी कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया था, हमने वादा पूरा किया। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे दिल्ली के नजरिए से, क्योंकि दिल्ली क्या कह रही है यह भी तय करेगी कि क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो विपक्ष की तरफ जनता का दिल जाएगा या फिर यहां पर, क्योंकि यहां की सारी 7 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी की झोली में। तो आइए कुछ आंकड़ों के नजरिए से आपको समझाते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। सबसे पहले हम दिल्ली में वोट स्विंग हुआ तो 2019 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सभी 7 की 7 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी, कांग्रेस को भी नहीं आई थी। 2024 का चुनाव, पहली संभावना क्या है, अगर आम आदमी पार्टी को सहानुभूति के वोट नहीं मिलते हैं तो बीजेपी उसी तरह से रह जाएगी। वहीं दूसरी संभावना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी को 6% का स्विंग वोट मिलता है, सहानुभूति वोट जिसे आप कह सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की सीटें 5 रह जाएंगी और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें चली जा सकती हैं। इस बात को फिर से समझिए, अगर 2024 के चुनावों में 6% का स्विंग वोट मिलता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं, आपने देखा ही होगा, उनके पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आ रही हैं, वो वीडियो संदेश जारी कर रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इमोशनल होकर बोलती हैं। ऐसे में क्या स्विंग वोट उनकी तरफ हो सकता है? अगर 6% का हुआ तो 2 सीटें जा सकती है आम आदमी पार्टी को। अब आइए तीसरी संभावना, आम आदमी पार्टी को अगर 9% का स्विंग वोट मिलता है, तो ये सब हम आपको 2019 के मुकाबले बता रहे हैं। 2019 के मुकाबले हम आपको बता रहे हैं कि उनको 9% का मान लीजिए स्विंग मिल गया। ऐसे में अगर 9% स्विंग वोट होता है तो पासा पलट जाएगा, बीजेपी 2 पर आ जाएगी और आम आदमी पार्टी पहुंच जाएगी 5 सीटों पर। वहीं चौथी संभावना क्या है? चौथी संभावना है अगर 2019 के मुकाबले 12%, पहला 6 था, 9 फिर 12% स्विंग वोट अगर आम आदमी पार्टी के तरफ चला जाता है, तो वही हाल हो जाएगा जो बीजेपी का भी है, पासा पलट के 7 सीटें आपकी और बीजेपी की 0 सीट। आप समझ गए? 6, 9, 12, जहां पर अगर ये वोट स्विंग होता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को 2 सीट का फायदा होगा, फिर 5 का हो सकता है और फिर सीधा 7 की 7 सीटें 12% स्विंग के साथ उनको मिल सकती हैं। अब दिल्ली का जो सियासी पेंडुलम है वो आपको दिखाते रहे हम, 2013 से लेकर 2020 तक क्या रहा है वोट शेयर का बदलता हुआ पैटर्न। 2013 के जब चुनाव होते हैं तो 33% वोट बीजेपी को, जब 14 का चुनाव हुआ लोकसभा वाला तो 46% चला गया बीजेपी की तरफ। फिर 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए 32% पे आ गई बीजेपी, मतलब 33 से भी कम हो गई वो पिछले में विधानसभा में। फिर जैसे ही 2019 का चुनाव आया 57%, 57%। मुझे लगता है जिन राज्यों में उनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है उनमें से एक दिल्ली कहलाएगा, क्योंकि सभी सीटों पर वो 50% से ज्यादा वोटों पर जीते थे और इसीलिए दम भरकर गृहमंत्री अमित शाह ने आज तक के इंटरव्यू में कहा कि अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तब भी हमें हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मिलकर भी ये 50% नहीं हो पाएंगे। 50% से ज्यादा वोट शेयर तो हमारा है। और फिर 2020 में विधानसभा चुनाव होता है, वो 39%, 39% पर आते हैं। अब आम आदमी पार्टी पर आइए, विधानसभा में तो उनको 30%, लेकिन फिर 2014 के लोकसभा में 33%, फिर विधानसभा में मैसिव गेन है 54% का, उसके बाद 18% 19 में। फिर जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है, मतलब ये लोकसभा में तो गिरते चले जा रहे हैं, 33 से 18% पर आ गए, लेकिन 2020 में 54% वोट एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में, और 54% का वोट उनका इंटैक्ट रहता है विधानसभा चुनाव वाला 54 to 54। अब कांग्रेस पर आइए, 25, 15, 10, 23, 4। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4% वोट आए थे कांग्रेस पार्टी को।
वहीं जो बेस्ट इनकी परफॉर्मेंस रही है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में रही है, जब इनको 23% वोट मिला है। पिछले बार 2013 से लेकर 2020 तक कांग्रेस की हालत यहां पर पतली ही कहलाएगी। ये देखिए, ये नंबर्स आपने देख लिए। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं दिल्ली का सियासी पेंडुलम जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले कैसे हुई है। बीजेपी 33 से 46 ऐसे करके आगे बढ़ती चली गई है। फिर आप दिल्ली का सियासी पेंडुलम आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ देखिए, कैसे वो 54 पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर जो परिस्थिति है प्रेम शुक्ला जी, वो इस ओर इशारा कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने का इमोशनल फायदा मिल जाता है और सहानुभूति दिल्ली की जनता की मिल जाती है, तो आप लोगों की लोकसभा सीटें घट सकती है। 6% का अगर वोट स्विंग होता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तब आपकी सीटें 5 रह जाएंगी। अगर 9 का हुआ तो आपकी सीटें 2 रह जाएंगी। और अगर 12% का वोट स्विंग हो गया तो आपको 0 सीटें आएंगी। प्रेम शुक्ला जी। अंजना जी, कल्पना करना जो है वो अधिकार है हर किसी का, हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी के लिए, पाखंडी के लिए सहानुभूति भी होती है, ये कल्पना जो है पत्रकार कर सकते हैं, जनता नहीं करती है। जहां तक लोकसभा चुनाव के आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि जिस आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 2015 में 54% वोट मिलते हैं, जब लोकसभा चुनाव होते तो 1/3 वोट 18% हो जाता है। इसी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वोट प्रतिशत जो है वो 32% से बढ़कर 57% हो जाता है, यानी 25% का इजाफा होता है। 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार 60% से अधिक वोट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें दिल्ली में फिर से जीतने में कामयाब होगी। जिन केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के विरोध में अपने राजनीति को प्रारंभ किया था, आज जो भ्रष्टाचार के कारण जेल में है, जिन केजरीवाल ने कहा आरोप लगते ही त्यागपत्र देना चाहिए, वो जेल में जाने के बाद भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं है। तो सहानुभूति की बजाय उनके प्रति दिल्ली की जनता में उनके द्वारा छले जाने का आक्रोश है और वह आक्रोश लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर प्रकट होगा। और इस बार जो है वो 10% भी आम आदमी पार्टी वोट पाएगी, इसमें आशंका है। सुनीता केजरीवाल जब सामने आती हैं तो प्रियंका जी ऐसा लगता है कि पूरा इमोशंस का एक ताना बाना वो बुनती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि आंखें बंद कीजिए और भी तमाम चीजें। ऐसे में क्या आप लोग इमोशनल कार्ड इस बहाने खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो न्यूज में बने रहे, लगातार कुछ ना कुछ होते रहे? क्योंकि देखिए ना, मनीष सिसोदिया जी गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन गए, अन्य लोग गए, मतलब आउट ऑफ पब्लिक मेमोरी हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी एक स्ट्रैटेजी से काम कर रही है ताकि आपको चुनावों में वोट स्विंग मिले। क्या सही है? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे टॉप मोस्ट लीडर हैं। वो खाली एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। हम लोग सब उनके साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली के नहीं, देश के हर एक बच्चे को, चाहे अमीर हो या गरीब, बेहतरीन शिक्षा मिले, बेहतरीन स्वास्थ्य मिले। अंजना जी, जब सुनीता जी आती हैं, आप उनके बारे भी सोचिए। उनके हस्बैंड जेल के अंदर है, वो कट्टर देशभक्त है और उनमें उनकी वाइफ में भी कितनी ताकत होगी कि वो सपोर्ट करती हैं ये विजन अरविंद केजरीवाल जी की। और ये व्यवस्था परिवर्तन की कठिनाइयां हैं जो हम भुगत रहे हैं। ये सबको पता है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है आज पूरे देश में जहां 2024 में भी 24 घंटा बिजली आती है। ये पूरे सबको पता है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो सरकारी राजस्व बढ़ा, क्योंकि यहाँ के नेता ईमानदार हैं, जेबों में पैसा नहीं भरते। ये सबने देख लिया कि जिस शरद चंद्र रेड्डी को भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुलाती थी, वो तो भाजपा को रिश्वत दिया अरेस्ट होने के बाद 60 करोड़ की, तब जाके कहीं वो सरकारी गवाह बना, तब जाके उसकी बेल हुई और ईडी ने आपत्ति नहीं की कमर दर्द पे। ये सबको पता है आज कि बयान के आधार पे इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि एक बयान के आधार पे जिससे चांदनी चौक के चोर को अरेस्ट न किया जाए, आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है। सबने कल देखा कि कोर्ट में कितना बड़ा खुलासा किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और इस देश में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या खुलासा किया? उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो भी
में उन्होंने बताया कि उनके अगेंस्ट जो भी केस हैं वो अप्रूवर स्टेटमेंट यानी कि सरकारी गवाह की स्टेटमेंट पे बेस्ड है। इसमें एक सरकारी गवाह था दिनेश अरोड़ा जिसके बयान को खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट अपने पैराग्राफ 10 में 30 अक्टूबर 2023 की स्टेटमेंट में। ठीक है। दूसरा सरकारी गवाह था मंगुंता राघवा रेड्डी जिसके बेटे को इन्होंने जेल में डाल दिया था और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मंगुंता रेड्डी ने अपनी 7वीं स्टेटमेंट में जाकर अरविंद केजरीवाल जी का नाम पहली बार नहीं दिया और ईडी ने पुरानी 6 स्टेटमेंट्स दबा दी। तीसरा गवाह इनका था शरद रेड्डी जिसको ये साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताते थे। उस किंगपिन से इन्होंने 60 करोड़ रिश्वत ली तब जाके उसको छोड़ा। तो जनता इनको सबक सिखाएगी अंजना जी। ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक छोटा सा प्रेम शुक्ला जी आप इसका रिस्पांस दे दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरे पास अभय जी के लिए तैयार है, लेकिन एक जवाब दीजिए क्योंकि अब ताना बाना ये बुना जा रहा है कि सुनीता जी सामने आ रही है। एक बार तस्वीर दिखाइए, वहीं पर बैठकर वो अपनी बात कहती है जहां पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले बैठकर वीडियो जारी करते थे। दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल अपना केस लड़ते हैं, वो खुद अपनी बात कहते हैं कोर्ट में। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को वो पॉइंट वाइज तरीके से वो लोग घेर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सब आने वाले वक्त में शायद गले की फांस बन जाए? ये देखिए अलग अलग दिन पर जितने वो वीडियो संदेश जारी कर रही है उसी फ्रेम से उसी जगह पर बैठकर जहां पर अरविंद केजरीवाल करते थे। प्रेम शुक्ला जी सभी बातों का छोटा सा जवाब। देखिए, अतीक अहमद नाम के अपराधी की बीवी भी उनको शरीफ कहती थी। दाऊद इब्राहिम की बीवी ने भी एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू दिया तो उनको जो है शरीफ कहती थी। साकिब नचन जो है खुद का केस आतंकवादी था, साकिब नचन खुद का केस लड़ता था। तो इससे क्या भाई, हर किसी की पत्नी को लगता है अपराधी है तो अपराधी की पत्नी को अपराधी में निर्दोष व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन अपराधी की पत्नी का अपना जो उसके इक्विपमेंट का भी उपयोग अपराध में किया गया है, यह भी सामने आ रहा है। तो किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र में एक पूरा परिवार, एक पूरी पार्टी आकंठ डूबी हुई है, रिश्वतखोरी करते हैं और रिश्वतखोरी में पकड़े जाने के बाद सीनाजोरी करते हैं। आपराधिक वृत्ति के श्रीमान केजरीवाल अपराध के कारण जेल में है, ये दिल्ली की जनता जानती है और अपराधी के प्रति सहानुभूति दिल्ली की जनता करेगी, ये संभव नहीं है।